टेल मी व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस, कोई भी एक बच्चा मुझे बताओ कौन सा, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन द रिटेल। रिटेलिंग में कौन कौन से कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, वन बाय वन चलिए मुझे बताइए। उसका शॉर्टकट भी मैंने आप लोग को याद करवाया होगा, याद होगा। चलिए NSDBP क्यूब। ओके, एक मिनट, एक एक करके कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड। आइए ऋषा। Need recognition, information search, display about the product, and brand selection, and the behavior of the salesperson and purchase and then push. वेरी गुड, यही था सारे स्टेप्स। इसमें कुछ गड़बड़ था एक स्टेप, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था वहां पर ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड, ये तो लाइन ही छोड़ दिया। शॉर्टकट मैंने क्या करवाया था, NSDBPQ। तो N से क्या था, नीड रिकॉग्निशन, S से क्या था, सर्च इंफॉर्मेशन, D से क्या था, डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर B से क्या था, बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन, P से क्या था, हाँ प्रोडक्ट, इसमें ब्रांड, प्रोडक्ट, क्वालिटी, जहां पर आप एनालाइज कीजिएगा, फिर प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा, देन पोस्ट परचेज डिसीजन, ठीक है, या बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स इन द रिटेल, ठीक है। कंज्यूमर का ये स्टेप होता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रिटेल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग। बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग सिर्फ मेजर पॉइंट को लिखते जाइएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग, लिखिए, बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, रिटेल सेक्टर जितना ज्यादा ओपन होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसको लिखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी स्टोर अगर ओपन भी होता है तो उसमें मल्टीपल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना। अनऑर्गेनाइज में तो ऐसे लोग, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर एक डिपार्टमेंट के लिए इवन हमें अलग अलग पर्सन को रिक्रूट करना पड़ता है, इन शॉर्ट, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सेकेंड लिखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिख लिया। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, ठीक है, या इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर दो टर्म में इस चीज को कहा गया है। फर्स्ट, इसको किस टर्म में कहा गया है, बेसिकली कि एम्प्लॉयमेंट अगर आपका मिल रहा है, आपको जॉब मिल रही है, तो आपके पास अर्निंग के सोर्स बढ़ रहे हैं। जब अर्निंग का सोर्स बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वी कैन परचेज द प्रोडक्ट इन द मार्केट। एंड सेकेंड, लिविंग स्टैंडर्ड बोला गया है इन कंटेक्स्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ अ डेज बिकॉज रिटेल सेक्टर बूम स्टेज पे है, तो कहीं ना कहीं नए नए रिटेल सेक्टर को ऑप्शन मिल रहा है, नए नए रिटेल स्टोर ओपन हो रहे हैं। जहां हम एक नॉर्मल केक या नॉर्मल स्वीट शॉप से केक खरीदते थे, आज केक और बेकरीज का पर्टिकुलर स्टोर, ऑर्गेनाइज स्टोर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव्स इंक्रीज हो रहा है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने का। लग्जरियस प्रोडक्ट भी इवन सस्ता और बोल सकते हैं ना अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, राइट। तो इन शॉर्ट ये भी कहीं ना कहीं आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहा है, सही बात है ना। पहले कारपेट जो था मिलता था, एक ही कारपेट 5-6,000 का था। अब आप देखिए ऑप्शन में आपको 500, 200, 300 डिस्काउंटेड रेट पे भी वो चीज अवेलेबल हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिटेल सेक्टर के इंक्रीज होने से बढ़ रहा है। और सेकंड चीज, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आपका अफोर्डेबिलिटी भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ में, दोनों टर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लिखिए, रिलीफ टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। रिलीफ टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, रिलीफ टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब जैसे ही रिटेल सेक्टर आपका इंक्रीज हुआ, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, अर्लियर व्हाट हैपेंड विद द फार्मर्स कि वो कोई भी प्राइस में मिडल मैन उनसे फोर्सली
प्रोडक्ट को खरीद लेता था, या कुछ मिडिलमैन ऐसे होते थे जो आप उन्हीं को सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और किसी को नहीं, ये सिस्टम था। लेकिन रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर जैसे ही एंटर हुआ मार्केट में, आपको ऑप्शंस फार्मर को बहुत सारे मिल गए कि वो किसी को भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। लाइक कहीं ना कहीं रिटेल इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुआ, है ना। उसके बाद भी रिटेल सेक्टर हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता है, जैसे इनोवेटिव, नॉट एग्जैक्टली रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता है। जैसे कि मान लीजिए कि वेजिटेबल से उसने कुछ आइटम बना दिया, है ना, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड है। क्लियर हो गई बात? तो इन शॉर्ट वी कैन से कि फार्मर्स के पास अब ऑप्शंस इंक्रीज हो रहा है। कई बार कुछ रिटेलर्स ऐसे भी होते हैं, जो बड़े रिटेलर होते हैं, वो डायरेक्टली फार्मर से या फिर डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाते हैं ना। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि नाउ दे आर एबल टू गेट द बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अपने जो क्रॉप्स है उनका बेटर प्रोडक्ट का ऑप्शन अब किसके पास है? फार्मर के पास भी है। और कंज्यूमर जो है उनके पास अल्टरनेटिव है। तो जहां सस्ता मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होता है, जहां सस्ता मिलेगा, टिकाऊ मिलेगा, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा, वो वहीं से प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो अब उनके पास ऑप्शन बढ़ गया है। और रिटेल सेक्टर सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, अब आपका ई कॉमर्स भी इंक्रीज हो चुका है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ऑनलाइन सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो अब आपके पास वर्ल्ड के किसी भी कोने का प्रोडक्ट भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो समझ रहे हो कि आपके पास ऑप्शंस कितना ज्यादा ओपन हो चुका है। तो यहाँ कंज्यूमर के लिए, रिटेल सेक्टर के ग्रोथ से कंज्यूमर के लिए एज वेल एज फार्मर्स के लिए, उनके लिए भी क्या है, ये बेनिफिशियल। आगे भी समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज, अब अच्छा रिटेल में जो भी फार्मर वाला आपको बता रही थी उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिटेल मार्केटिंग और जो लार्ज रिटेल हाउसेस होते हैं, दे कैन ओवरकम दीज लिमिटेशंस, दे कैन बाय डायरेक्टली प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर गिविंग देम अ डेफिनेट प्राइस। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि रिटेलर जो बड़े होते हैं वो डायरेक्टली फार्मर से खरीद लेते हैं, तो उनसे प्रॉपर प्राइस में खरीदते हैं। मान लीजिए 50 रुपये किलो अगर कोई चावल है, बासमती चावल, यू ऑल नोज अबाउट दैट, तो बासमती चावल 50 रुपये किलो अगर वो परचेज कर रहा है तो उसको 10 रुपये मार्जिन में बेचेगा, तब भी मार्केट से सस्ता रेट में बेचेगा, है ना। तो फार्मर को भी फायदा कि उसको सही रेट मिल गया, और कंज्यूमर को भी फायदा कि उसके उन तक सही रेट में प्रोडक्ट पहुंच रहा है ना। सेकंड है कि जो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती थी फार्मर्स को, मान लीजिए कि उनका कुछ जो है क्रॉप से जो भी उनका प्रोडक्ट है, फार्मिंग जो प्रोडक्ट है, वो कुछ तो सेल हुआ और कुछ बाकी रह गया, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती थी। आप स्टोर कीजिए, अदरवाइज आपने सुना होगा कि फ्लड में कितना ज़्यादा बर्बाद होता है अनाज हमारे यहाँ पर। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई, क्योंकि अब उनको प्रोडक्ट को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो एट द टाइम सेल हो जाता है। तो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई ना। थर्ड है कि अब आप इसमें बोल सकते हैं कि अब जो रिटेलर हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ये अपने नाम पे भी ग्रॉसरी आइटम सेल कर रहे हैं। तो पैकेजिंग, ग्रेडिंग कराने का काम जो है कई बार रिटेलर खुद कर लेता है। क्या करता है, सामान लेकर आया, उसको अपने नाम से या ब्रांड से पैक करवाया और उसके बाद उसको मार्केट में सेल किया, ठीक है, यानी कंज्यूमर को सेल किया। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे कैन ऑल्सो वैल्यू एडिंग, इवन जो प्रोडक्ट खरीदा ना उस पर वैल्यू भी ऐड कर देते हैं रिटेलर, और फिर उनको फिर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर, 1-1 kg का पैकेट बना दिया और फिर सेल कर दिया उसको। आई बात समझ में। उसके अलावा कंज्यूमर को वही बेटर फैसिलिटी और रीजनेबल प्राइस में भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल दे आर गिविंग बेनिफिट टू दोनों, फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, efficient use of resources, efficient use of resources, ठीक है, efficient use of resources। अच्छा, रिटेल सेक्टर जैसे ही ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर आया, सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्टिकुलर स्टोर ऑर्गेनाइज नहीं है कि सिर्फ एक वो स्टोर ऑर्गेनाइज है, उनसे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज, लाइक स्टोरेज फैसिलिटीज भी अगर है तो वो भी प्रॉपरली प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि वेस्टेज को मिनिमाइज करता है कौन, ऑर्गेनाइज रिटेल, ठीक है। यानी कि रिटेल मार्केटिंग जो है वो इकोनॉमिकल यूज करता है, मतलब एक तरीके से इकोनॉमी को मेंटेन करता है। आपका प्रोडक्ट वो बल्क में खरीदता है, बल्क में फिर खरीदने के बाद उसको स्टोर कर लेता है। एक साथ तो सारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे ना, तो स्टोर भी करने का जो सिस्टम उनका होता है बहुत ही इफिशिएंट होगा, प्रोडक्ट कभी भी खराब नहीं होता है, मतलब उसको सेफली फिर वो स्टोर भी करते हैं, ठीक है। और ऐसा वो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी होता है कि कोई प्रोडक्ट डैमेज ना हो, कोई प्रोडक्ट स्पॉइल ना हो। सो दे आर यूजिंग द प्रॉपर टेक्नोलॉजी एज वेल, ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी यूटिलाइजेशन करते हैं, और साथ साथ दे आर ऑल्सो यूजिंग द मार्केटिंग टैक्टिक्स। जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कपड़ों वाले जो अपैरल जो सेल करते हैं,
वो बहुत ज़्यादा ये टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनके पास ओवर स्टॉक हो गया, यानी वो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं, सो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी वो लॉस में ना जाए और उनका सारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो दे आर इफिशिएंटली यूजिंग द रिसोर्सेज, वेस्टेज को एलिमिनेट करना और अपने सारे प्रोडक्ट को सेल कर देना, चाहे वो डिस्काउंटेड रेट में सेल करें। तो ये उनका मतलब दे आर यूजिंग बोथ थिंग, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज एज वेल एज मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, next point, exposure to different cultures and globalization, exposure to different cultures and globalization। अब एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि रिटेल सेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री वाइज इंक्रीज नहीं हो रहा है कि भाई आज इंडिया है और इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की संख्या और नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रिटेल सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नेशन इस पे डिपेंडेंट है कि नेशन के थ्रू ही ये रिटेल इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज समथिंग जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा FDI होना स्टार्ट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं और जिसकी कंपनी जैसे US की मैकडी हो गई है ना, उन्होंने फ्रेंचाइजी भी क्या देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर अपने आप में एक एक्सपेंशन खुद करना चाहता था, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। अब इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल एंटर हो गए, जैसे कि आपका मैकडी हो गया, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, ये सारे इंडियन ब्रांड नहीं है, पता होगा तुम लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि ये दूसरी कंट्री में भी जा सके। चूंकि इंडिया का कल्चर के साथ उनका फूड मैच नहीं करता है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर वी आर बेसिकली एक्सेप्टिंग दूस प्रोडक्ट। लाइक पिज्जा इज नॉट एन इंडियन फूड, ट्रू, बर्गर इज नॉट एन इंडियन फूड, ट्रू, इटालियन, राइट, बट स्टिल the people are eating those food, that's why they are basically in the profitable sector in India, true है ना। मॉडर्निटी को एज अ पार्ट बना करके लोग वेस्टर्न कल्चर को अब क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर ने इसी एक्सेप्टेबिलिटी को का बेनिफिट उठाते हुए दूसरे कंट्री में क्या किया, एंट्री। आई बात समझ में? So people are now exposed to enjoy wide variety and not even their Indian food, but they are able to eat the Western foods as well, है ना। आपको जापानीज भी मिल जाएगा इंडिया में, चाइनीज तो खैर मिलता ही है ना। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अब इंडियन कस्टमर जो हैं उनके पास वेस्टर्नर्स जो मतलब वहाँ का भी टेस्ट है, इंडियन भी है, हल्दीराम इज ऑल्सो अवेलेबल, आपका बीकानेर इज ऑल्सो अवेलेबल। उसके साथ साथ आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की जो एंट्री हुई है, जो FDI हुआ है, जो फ्रेंचाइजी का ऑप्शन मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिटेल सेक्टर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलिए